Good afternoon, everybody. Today, this is a second teleconferencing session of diploma program in production of value-added products from cereals, pulses, and oilseeds. This is the second teleconferencing on paddy processing. जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में 8 कोर्सेज हैं, जिन 8 कोर्सेज में से 5वां कोर्स जो है वो है पैडी प्रोसेसिंग. पैडी प्रोसेसिंग क्या है, कैसे आप धान से चावल निकाल सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर कुमार भाटिया, जो कि चीफ कंसल्टेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, और पहले ये एमडी थे एनएससी में और हमारे स्कूल में से भी जुड़े रहे हैं. ये पहले हमारे स्कूल में कंसल्टेंट थे, सीनियर कंसल्टेंट. इन्होंने ही ये प्रोग्राम बनाया, जो कि ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने स्पॉन्सर्ड किया था इस प्रोग्राम को. तो अब मैं सर से कहूंगा कि सर जरा, क्योंकि इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं ये, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बता सकते हैं. तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसके बारे में जरा स्टूडेंट्स को बताइए डिटेल में सर थोड़ा सा. थैंक यू मुकेश. ये प्रोग्राम जिसमें कि 4 ब्लॉक्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है ये, और इसमें प्रैक्टिकल्स भी हैं आखिर में. इसके अलावा इसमें 14 यूनिट्स हैं, जिसमें आपको पैडी के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, फ्रॉम प्रोसेसिंग टू स्टोरेज, बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन वगैरह वगैरह. उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपको फायदा होगा कि आपको अगर किसी को धान को प्रसंस्करण करना है तो उसको सारी जानकारी इस कोर्स से मिल सकती है. इस वाले BPVI 035 से आपके धान की प्रसंस्करण की जो क्रिया है वो आपको पूरी पता पड़ जाएगी. इसमें ब्लॉक 1 में जो है 2 यूनिट्स हैं. एक तो इसमें प्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, कंपोजिशन, यूटिलाइजेशन, और दूसरी यूनिट जो है वो है ग्रेड्स एंड क्वालिटी ऑफ पैडी एंड राइस. दोनों इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, क्योंकि ये इसकी जो है जड़ है, ये कोर्स की जड़ है ये. इसको पढ़ने के बाद ही आप आगे कुछ उस कोर्स के बारे में समझ सकते हैं, वरना इसका समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए ये जानकारी जो यूनिट 1 और 2 हैं, आपको पढ़ के इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी. और इसमें राइस की इम्पोर्टेंस, ये राइस में क्या काहे के लिए राइस इम्पोर्टेंट है. आपको पता होगा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 90% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की जो है राइस खाती है, और एशिया के जो रहने वाले हैं वो 90% एशिया के जो है वो राइस ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते. कम से कम एक टाइम तो खाता ही है, कहीं कहीं पे 2 टाइम, कहीं कहीं 3 टाइम भी खाते हैं. और राइस की कैलोरीज, जो एनर्जी जितनी चाहिए हमको, 2500 कैलोरीज पर डे चाहिए, उसके हिसाब से हमको 35 to 75%, मैंने 35 से 75% तक जो भी एनर्जी है उनको हमें राइस से ही मिलती है. और दुनिया की जो आधी पॉपुलेशन है 300 करोड़ के करीब, आधी पॉपुलेशन 300 करोड़, दुनिया की पॉपुलेशन 600 करोड़ है, और 300 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में चावल पे ही निर्भर है, उनकी जो मेन डाइट है. इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम समझते हैं इसको, पैडी को. और इसके बारे में जो जानकारी देंगे आपको, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा इससे. तो पहली बात ये कि प्रोडक्शन मॉर्फोलॉजी के बारे में पता पड़ेंगे तो आपको ये मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कैसे उगाया जाता है, कैसे रखा जाता है, इसके क्या कंपोजिशन है, इसमें क्या क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कितनी प्रोटीन है, कितनी कार्बोहाइड्रेट है, कितनी वाइटामिन हैं, क्या क्या इसकी जानकारी आपको इसमें यूनिट 1 में दी जाती है. और यूनिट 1 के अलावा उसमें और इन्फॉर्मेशन है, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ राइस ऑल्सो आर explained in the course. That explains the variety of rice, extra long, medium, short. So इसमें how it is classified, it is based on the length of the rice. Length of the rice is 7.5 millimeter or above, it is extra long. If the length is between 6.5 to 7.5, it's long rice. Medium rice is classified as 5.5 to 6.5 millimeter length, and short variety is less than 5.5. So these are very important considerations when we go for marketing of rice. Next is
when we discuss about grades and quality, we must specify that whether it is a scented variety or not, whether it is a aromatic variety or not, because उसमें खुशबू है कि नहीं है. Like for instance बासमती राइस, बासमती राइस की अलग पहचान है. उसमें एक केमिकल होता है 1-acetyl-2-paroline. 1-acetyl-2-paroline. उससे आपको क्या होगा कि उससे जो खुशबू होती है उस 1-acetyl-2-paroline की वजह से होती है, वो बासमती राइस के अंदर ही होती है. और अगर ये हर राइस में नहीं होती है, जैसे बासमती राइस में ही होती है, इस वजह से उसमें एक स्पेशल गुण है. और ये राइस जो है खाली इंडिया और पाकिस्तान में ही पैदा होता है और एक्सपोर्ट होता है. जहाँ तक भी है वो एक्सपोर्ट ही होता है. इंडिया में भी मिलता है, लेकिन कॉस्टली है काफ़ी, लेकिन इसका जो क्वालिटी है दूर तक उसमें खुशबू आना और उसमें टेस्ट में फ़र्क और उसमें जो टेबल पे रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको कुक करके रखेंगे उसको. तो उसकी जो कुकिंग क्वालिटी है, मेन चीज़ आपको कुकिंग क्वालिटी जो जाननी चाहिए. ये कुकिंग क्वालिटी क्या होती है? कुकिंग क्वालिटी मतलब राइस की कुकिंग क्वालिटी अच्छी है तो उससे हम क्या समझते हैं? ये कुकिंग टाइम कम होगा, कुकिंग टाइम ज़्यादा होगा, वाटर ऑफ टेक मैंने कितना पानी ऑब्जॉर्व करता है कुकिंग के टाइम पे, स्वेलिंग रेशियो कितना है, उसका मतलब कितना वॉल्यूम बढ़ जाता है. अगर 100 सीसी है तो कुक करने के बाद कितना वॉल्यूम उसमें बढ़ जाता है, ये बहुत ज़रूरी है बताना. और इलोंगेशन रेशियो, ये बासमती राइस में और सब राइस में इलोंगेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पहले कुक करने के पहले अगर 5 मिलीमीटर था और कुक करने के बाद अगर वो 6-7 मिलीमीटर हो जाता है तो इसके माने वो अच्छा बासमती राइस है. और इसको हम इवन डबल भी अगर हो जाता है तो भी उसको बहुत अच्छा मानते हैं. बहुत अच्छी वैरायटी का अगर राइस होगा तो वो डबल भी हो जाता है. और दूसरा होता है जेल्टनाइजेशन टेम्परेचर, वो आपके परबॉइलिंग में काम आता है. आपको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज परबॉइलिंग. और तीसरा इसमें अमाइलोज कंटेंट, एक अमाइलोज एक केमिकल होता है राइस के अंदर कि अमाइलोज अगर ज़्यादा होगा तो उसमें स्टिकीनेस ज़्यादा होगी, अमाइलोज कम होगा तो उसमें स्टिकीनेस कम होगी. कुछ लोगों को स्टिकी राइस मतलब जो चिपका हुआ राइस होता है वो पसंद आता है, कईयों को अलग अलग राइस पसंद आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उनको ऐसा राइस चाहिए जो अलग अलग कुक करने के बाद अलग अलग रहे और देखने में अच्छा लगे. तीसरा उसका टेक्सचर, अगर टेक्सचर सही नहीं है राइस का तो उसमें कई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि टेक्सचर अगर स्मूथ है तो राइस को पसंद करते हैं लोग, चमकता भी है राइस और उससे देखने वालों को अच्छा लगता है, उसकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ जाती है. ये सब इसमें आपको पता होगा कि ग्रेड्स जो हैं एक और बात पर निर्भर होते हैं जिसका कहते हैं हस्क कंटेंट. आपको पता होगा पैडी में आउटसाइड हस्क होता है विच इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वेट, बट उसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है उसका, और ये आपको जो फॉर्मूला है उसका हस्क कंटेंट का, वेट ऑफ हस्क अपॉन वेट ऑफ पैडी शेल, ये आपको हस्क कंटेंट की परसेंटेज बताएगा. डिग्री ऑफ पॉलिश जो होता है उसका वेट ऑफ ब्राउन अपॉन वेट ऑफ ब्राउन राइस. जब हम हस्क निकाल देते हैं तो हस्क निकालने के बाद हमें ब्राउन राइस मिलता है. ब्राउन राइस से हम उसको ब्रांड को रिमूव करते हैं तो वेट ऑफ ब्रांड अपॉन वेट ऑफ ब्राउन राइस लेके इस फॉर्मूले से दिया हुआ है आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिश का, वो निकाल देते हैं. डिग्री ऑफ पॉलिश पहले क्या था कि उसमें एक रेगुलेशन था कि 5% से ज़्यादा अलाउड नहीं था, क्योंकि लेकिन अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि राइस मिलिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट कब खत्म हो गया. और उसके तहत ये है कि आपको जितना अच्छा लगे आप उतना करिए, जितना वाइट राइस चाहिए उतना वाइट कीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि उसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नष्ट न हो, कि ज़्यादा पॉलिश करेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी नष्ट हो जाएंगे. तीसरा है टोटल यील्ड. टोटल यील्ड माने वेट ऑफ मिल्ड राइस, जितना आपको मिल करने के बाद राइस मिलता है और कितना आपने पैडी डाला, तो उसके हिसाब से इसका जो परसेंटेज नॉर्मली पैडी मिलिंग इंडस्ट्री में होता है वो डेट इज अबाउट 70%, 71%, 72% तक भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी डिग्री ऑफ पॉलिश. अगर आपने पॉलिश ज़्यादा कर दिया तो आपको यील्ड कम मिलेगी, अगर पॉलिश कम किया तो यील्ड ज़्यादा मिलेगी, और अगर पॉलिश ज़्यादा किया तो यील्ड कम मिलेगी. दूसरा हेड यील्ड. हेड यील्ड वो है जिसमें आपको जो ग्रेन्स हैं, कितने साबुत ग्रेन आपके पास है, अगर 3/4 ऑफ द ग्रेन और अबव इज कॉल्ड हेड राइस. और उसमें हेड राइस का वेट अपॉन वेट ऑफ पैडी सैंपल, दैट इज कॉल्ड द टोटल यील्ड. उसके बाद आप जो है इसकी जो प्रक्रिया है, आपको पता होगा कि पैडी जो है दो तरह से कंज्यूम की जाती है, या दो परबॉइल करके या रॉ राइस. अब रॉ राइस प्रोसेसिंग अलग है, परबॉइलिंग प्रोसेस अलग है.
उसको धान के स्टेज में ही करते हैं, और धान के स्टेज में उसकी परबॉइलिंग करनी पड़ती है। और परबॉइलिंग से बहुत फायदे हैं। एक तो ये है कि उसका स्टोरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी यील्ड बढ़ जाती है, उसकी ब्रेकेज जो मिलिंग में वो कम हो जाती है, और इसके जो रख रखाव में जो आपको करनी है, प्रिकॉशंस लेनी है, वो आपको कम लेनी पड़ेंगी। अगर क्योंकि वो पहले से ही इतना प्रोसेस हो जाता है, तो उसको रख रखाव में भी ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको कि आप उसमें कोई दवाई डालें या कीटनाशक दवाई डालें या कुछ करें, तो वो अपने आप ही अपनी तरह से रखता है। तो परबॉइलिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आपको इसमें यूनिट 3 में बताया जाएगा, और उसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं, क्योंकि परबॉइलिंग प्रोसेस के बहुत से टाइम हैं, बहुत से वो हैं आपके प्रोसेस हैं, 7-8 प्रोसेस हैं, लेकिन मेन जो प्रोसेस है वो CFTRI प्रोसेस जो है वो सबसे मेन है। CFTRI मेथड ऑफ परबॉइलिंग, उसमें क्या होता है कि उसमें खाली पैडी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में रखते हैं, उसको फिर पानी ड्रेन करते हैं और उसको स्टीमिंग करते हैं। उसके बाद स्टीमिंग करने के बाद उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको फिर मिल करते हैं। तो ये प्रोसेस जो CFTRI मेथड ऑफ परबॉइलिंग ज़्यादातर पूरे इंडिया में ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा अपनाया गया है। इसके अलग इक्विपमेंट आते हैं, इसके लिए बॉयलर चाहिए, इसमें टैंक चाहिए, गर्म पानी चाहिए, और आपको एक बॉयलर चाहिए, और उसमें जिसमें सैचुरेटेड स्टीम मिले आपको, ताकि जो है जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके परबॉइलिंग प्रोसेस में। और उसमें जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसकी। अब ये जो अलग अलग प्रोसेस है परबॉइलिंग के, इसमें हमने दिखाया है आपको कि ये जो थर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कितनी एनर्जी किलो जूल्स पर केजी ऑफ पैडी ये चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो अलग अलग प्रोसेस हैं उसमें हॉट सोकिंग एंड स्टीमिंग प्रोसेस में आपको 425 कैलोरीज चाहिए, लेकिन इसमें प्रोसेस कंप्लीट होती है और काफ़ी विश्वसनीय प्रोसेस है। इसलिए जो है हॉट सोकिंग एंड स्टीमिंग प्रोसेस जो CFTRI ने अडॉप्ट किया है वो सबसे अच्छा प्रोसेस है, और इसमें जो राइस की क्वालिटी है बहुत अच्छी निकलती है। यूनिट 4 में आपको साइक्रोमेट्री के बारे में बताया जाएगा। साइक्रोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे आपको क्या है कि पता पड़ेगा कितनी आपने जब पैडी को ड्राई करना है तो आपने इसको कितनी ह्यूमिडिटी पे हवा को लेके जाना है, कितने टेम्परेचर पे लेके जाना है, कितने उसमें हीट डालनी है, कितनी आपने हीट उसको हवा को देनी है, और ग्रेन से पास होने के बाद उसमें कितनी ह्यूमिडिटी ऐड होती है। तो उसको देखते हुए सब आपको पता पड़ेगा कि आपकी जो ड्राइंग प्रोसेस है कितनी इफेक्टिव है कि नहीं है। इसको जानने के लिए आपको ये साइक्रोमेट्री की प्रोसेस जो है ये जानना बहुत जरूरी है। ये आपको इसमें जो साइक्रोमेट्री है इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और परसेंटेज ह्यूमिडिटी के बारे में बताया गया है। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, लेकिन ये रिवीजन के तौर पे आपको दोबारा इसमें पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप इसको जानकारी बहुत जरूरी है ड्राइंग प्रोसेस के लिए। तो इस साइक्रोमेट्री आप इसको लोग समझते हैं बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पढ़ेंगे इसको, जो हमारे कोर्स की किताबें हैं उनको पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है ये आपके साइक्रोमेट्री के बारे में, और आपको अच्छी सी नॉलेज उसमें से मिलेगी। इसमें 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं: स्पेसिफिक वॉल्यूम, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एंथैल्पी और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसमें दोबारा रिवाइज किया गया है, इसमें दोबारा से पढ़ाया गया है। और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरे जो एयर की जो उसकी साइक्रोमेट्री है वो पूरी आपको पता पड़ जाएगी। और आपको जो अगर किसी मिल में काम करने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी आपको एयर को हीट करना है, कितनी इसमें हीट चाहिए, कितना आपको टेम्परेचर चाहिए, कितनी आपको, क्योंकि बारिश में अगर आप ड्राई करेंगे किसी एयर को तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। कि आप बारिश में कोई चीज़ ड्राई नहीं होती, तो आपको पता है, क्योंकि उसमें उस वक्त ह्यूमिडिटी 100% होती है, और जितनी अगर उसमें 100% ह्यूमिडिटी होगी तो वो हवा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। अगर आप ग्रेन के थ्रू पास भी करेंगे तो भी वो ग्रेन कुछ हीट भी नहीं कुछ भी मॉइस्चर नहीं छोड़ेगा, और उतना वैसा के वैसा ही रहेगा। इसलिए ये साइक्रोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता लगेगा कि ये जो इसका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर पॉइंट ए है जिस पॉइंट पे हम इसको हीट करना शुरू करते हैं हवा को, तो ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट जब हीट कर लेते हैं तो पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। इसके बाद इसकी ह्यूमिडिटी कम हो जा रही है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी 100% है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी
कुल 25 या 20% है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, अगर जब 20% पे ह्यूमिडिटी पे एयर आ जाती है तो उसमें हवा में नमी को अब्जॉर्ब करने की ताकत बढ़ जाती है। उसके बाद आपको यूनिट 5 में ग्रेन ड्राइंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा। ग्रेन ड्राइंग प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग टाइप के ड्रायर्स, अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट अवेलेबल है मार्केट में, और उनको जो है अगर आप लेंगे जो मोस्ट एफिशिएंट होगा तो उसको आप लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता लग रहा है कि पर यूनिट हीट से हमें कितना कम से कम पैसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना है, तो वो ऐसा ड्रायर लेना चाहिए जो कम से कम टाइम में आपकी उसी टेम्परेचर पे उसको ड्राई कर सके पैडी को, और आपके जो मॉइस्चर जो है उसको जितना भी, जब पैडी हम परबॉयल करते हैं या गर्म उसको पानी में सोखते हैं तो उसका मॉइस्चर होता है करीब 35%, 35%, और हमें लाना पड़ता है उसको 14% के हिसाब के ऊपर। अगर हम 14% पे नहीं लाएंगे तो हमें मिलिंग में बहुत डिफिकल्टी होगी। और इसके लिए अलग अलग टाइप के ड्रायर्स हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक फ्लैट बेड ड्रायर है, एक है आपका नॉन मिक्सिंग टाइप कंटिन्यूस ड्रायर, फिर है मिक्सिंग टाइप कंटिन्यूस ड्रायर, फिर है एलएसयू टाइप ड्रायर। ये एलएसयू टाइप ड्रायर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जितनी हवा ग्रेन से मिक्स होगी उसके हिसाब से आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। जितनी देर तक हवा ग्रेन से कांटेक्ट में रहेगी उससे ज़्यादा मॉइस्चर निकालेगी, और जब हवा बाहर निकलेगी ड्रायर से तो उसमें काफ़ी नमी होगी और आपका ड्राइंग प्रोसेस जो है जल्दी ख़त्म होगा और आपको टाइम भी कम लगेगा। तो जितना टाइम कम लगेगा उतना ही एफिशिएंट ड्रायर होता है, और जितना ज़्यादा टाइम लगता है वो ड्राइंग एफिशिएंसी कम उसको मानते हैं। तो अगर आप ये है कि फास्ट ड्राई भी नहीं करना है, अभी हमें बहुत सा प्रोसेस है ड्राइंग प्रोसेस में, जबकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्राई करना है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा स्लो ड्राइंग भी नहीं चाहिए, लेकिन जो राइट प्रोसेस है, हमें ड्राइंग जो है करनी है 2 या 3 स्टेजेस में, कम से कम 2 या 3 स्टेज में करना चाहिए। अगर 2 स्टेज में करेंगे तो क्या होता है कि मॉइस्चर जो बाहर ग्रेन के बाहर का मॉइस्चर है एक प्रोसेस में वो तो निकल जाता है, फिर सेंटर में से ग्रेन मॉइस्चर के सरफेस पे आता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग प्रोसेस करने के बाद जब फिर दोबारा हम उसको ड्रायर में डालते हैं तो हमारी ड्राइंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद हमें जो 14% या 13% मॉइस्चर पे पैडी चाहिए हमें मिलिंग के लिए, वो हमें मिल जाती है। ग्रेन ड्राइंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको यूनिट 5 में बताया गया है। उसके बाद यूनिट 6 में जो है आपको बताया गया है कि जो स्टीम बॉयलर्स, स्टीम इंजन और टर्बाइंस जो हमें यूज होते हैं कभी मिल के अंदर, स्टीम बॉयलर तो आपको पता है यूज होता है पावर प्रोसेस में, अंदर स्टीम इंजन और स्टीम टर्बाइन यूज होता है उसको हम पावर जनरेट करने के लिए, क्योंकि मिल में काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है। हर 4 टन प्रति घंटे की मिल में कम से कम 100 किलोवाट यूनिट चाहिए, और अगर पारबॉइलिंग प्रोसेस है तो 150 किलोवाट चाहिए। 150 किलोवाट को जनरेट करने के लिए हम या तो स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें बॉयलर ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों का जो है एक्सप्लेनेशन इस यूनिट 6 में किया गया है कि अलग अलग टाइप के क्या उसमें फर्नेस होती हैं उसमें, क्योंकि नॉर्मली हम राइस मिल में हस्क को ही बर्न करते हैं, हस्क को ही जो हमें मिलती है, हस्क इसको हम लोग भूसी बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए और या स्टीम जनरेट करने के लिए, और उसी स्टीम को जो है हम पारबॉइलिंग प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं और इसको हम एनर्जी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ताकि अब ऐसी जो राइस मिल ऐसी यूनिट है जिसमें आपको बाहर से ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से उसको एनर्जी लाने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से आप एनर्जी लेके आएँ। बाहर से अगर न लाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज की एनर्जी की बहुत शॉर्टेज है। इसलिए हम डिपेंड करते हैं कि हमारी जो राइस हस्क निकल रही है मिल में से, वही राइस हस्क हम यूज़ करें और उसको हम आगे ले जाके उसको अपना यूज़ करके, और उसमें से जो हमारी ऐश निकलेगी, ऐश इज़ ऑल्सो ए कंडीशनर फॉर सॉइल। हम उसको सॉइल में डालेंगे तो सॉइल की कंडीशन, सॉइल जो अब जिस ज़मीन में आप पैडी उगाते हैं उसकी भी आपकी क्वालिटी जो है अच्छी हो जाती है। ये ड्राइंग फैक्टर्स के बारे में आपको बता देते हैं कि ड्राइंग फैक्टर जो है ये हर बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, और इसमें
ग्रेन पे भी डिपेंड करता है, हीटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, साइज, शेप और टाइप ऑफ ड्रायर पे फीड करता है, फीडिंग रेट पे डिपेंड करता है, एयर फ्लो रेट पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हमें जो ड्राइंग प्रोसेस है, ड्राइंग के लिए हमें चाहिए एयर एटलीस्ट 2500 क्यूबिक फीट पर मिनट और टेम्परेचर करीब करीब 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए। इस प्रोसेस में, इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ड्राइंग होती है और आपको जो है अच्छी सी ड्राइंग लेने के लिए, मतलब प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए 120 डिग्री पे हवा को, 110 डिग्री पे हवा को लेंगे और उस ग्रेन के थ्रू पास करेंगे तो उसमें से मॉइस्चर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा आपको प्रोसेस जो बताया जाएगा ब्लॉक 3 में पैडी स्टोरेज एंड मिलिंग मैनेजमेंट। अब पैडी स्टोरेज एंड मिलिंग मैनेजमेंट जो है उसके अंदर 5 यूनिट्स हैं, यूनिट 7, 8, 9, 10, 11। यूनिट 7 जो है आपको स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें मिल चलानी है तो हमें पैडी को स्टोर भी करना पड़ेगा, हमें राइस को भी स्टोर करना पड़ेगा और हमें बाई प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करना पड़ेगा, हमें भूसी को भी स्टोर करना पड़ेगा और उसको ठीक से स्टोरेज करना और कैसे स्टोर करना और कैसे उसको अच्छी तरीके से स्टोर करना है वो इस ब्लॉक 3 में आपको बताया जाएगा। और इसमें क्या क्या विभिन्न प्रकार के स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आजकल चल रहे हैं और उनका भी वर्णन इसमें किया गया है। स्टोरेज स्ट्रक्चर ज़्यादातर या तो बैक स्टोरेज होते हैं या बल्क स्टोरेज होते हैं या रूरल स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं या आपको स्टोरेज ग्रेन इंसेक्ट्स पैक से कंट्रोल करने के होते हैं या कंट्रोल और मॉडिफाइड स्टोरेज होते हैं। आप कंट्रोल और ये बैक स्टोरेज वगैरह तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन कंट्रोल और मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज जो है ये आपको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज जो है वो ऐसा स्टोरेज है जिसमें आप बाहर की हवा, बाहर की ऑक्सीजन उसमें स्टोरेज के स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जाने देते और ऑक्सीजन के लेवल को जितना कम रखना चाहिए उतना ही उसमें अच्छा होता है। लेकिन मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज में क्या करते हैं कि जो अंदर की जो एयर है जिसमें हमारे हवा में ऑक्सीजन होती है बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन को निकाल के हम एक ऐसी गैस या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड उस स्टोरेज स्ट्रक्चर में डाल देते हैं ताकि जो रेस्पिरेशन रेट है ग्रेन का वो कम हो जाता है और उससे जो है ग्रेन को ज़्यादा दिन तक हम रख सकते हैं। तो ये हालांकि थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, ये प्रोसेस तभी इस्तेमाल होता है जब आपको रखना हो ग्रेन को 6 महीने से ज़्यादा। 6 महीने से कम रखना है तो फिर आप बल्क स्टोरेज या ग्रेन बैक स्टोरेज या कोई और स्टोरेज आप अपना सकते हैं जिससे आपका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिन तक रखना है, अगर 6 महीने से ज़्यादा रखना है तो कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज आप अपना सकते हैं। इसकी जानकारी उसमें अपने कोर्स मटेरियल में दी गई है और उसको मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन ये हम लोग आम आदमी छोटे मिल वाले नहीं रखते हैं, लेकिन ये बड़े मिल वाले ये रख सकते हैं और रखते भी हैं। और जो बड़े बड़े स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो लोग उनको फ़ायदा होता है इससे, उनको ज़्यादा मेंटेन, जो क्वालिटी ऑफ द ग्रेन है, जो गुणवत्ता है इसकी चावल की और पैडी की, वो बहुत अच्छे, बहुत दिन तक ओरिजिनल उसी कंडीशन में रहती है पैडी और राइस, और इसलिए वो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। आपको अब आगे बताएंगे कि इसमें ग्रेन में क्या क्या इंसेक्ट्स आ सकते हैं। आपको पता लगेगा कि पहले वाले में जो है राइस वीविल है, बहुत कॉमन है, ये हमारे चावल में लग जाता है बहुत जल्दी। आप देखेंगे बारिश के दिनों में अगर आप थोड़े दिन तक रख दीजिए तो उसमें आपको जो है ये जो कीड़ा है वो जल्दी लग जाएगा, उसमें आपको पता लगेगा कि इसमें वीविल लग गया है। और ये दूसरा ग्रेन है, ग्रेन बोरर बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ग्रेन के अंदर छेद कर देता है और काफ़ी ग्रेन को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है खपड़ा बीटल। खपड़ा बीटल भी बहुत ही डेंजरस कीड़ा है, ये चावल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर आपसे सावधान न रहें तो आपके चावल काफ़ी ख़राब हो सकता है, उसकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो जाती है और उसको आपको मार्केट में कोई वैल्यू भी बहुत कम मिलेगी। ये इसको पल्स बीटल बोलते हैं। पल्स बीटल भी बहुत ही डेंजरस है। ये हालांकि हमारे इंडिया में हर जगह नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ ये होता है ये बहुत नुकसान पहुँचाता है
और इससे भी बचने के तरीके हमारे इसमें यूनिट में दिए गए हैं। रेड फ्लोर बीटल ये अलग है, एक नया कीड़ा है। ये आपको चावल को और उसके धान को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है और इससे बचने के लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और इसकी जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, अगर हम कीटनाशक दवाइयाँ थोड़ी सी अच्छे पोर्शन में यूज़ करेंगे तो ये हमें पता लगता है कि ये जो है ये इससे हमें कीड़े से बचाव देती है। ये सॉ टूथ ग्रेन बीटल है, ये अलग तरीका कीड़ा है। अब ये हर जगह रीजन के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग पाए जाते हैं और इनको आप देखेंगे तो पता लगेगा कि आप कहीं पे जैसे वेस्ट में तो अलग तरीका कीड़ा है, ईस्ट में, ईस्ट इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अलग है। तो इस तरीके और सेंट्रल इंडिया में अलग है। ये सारा डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, उसके हिसाब से ये कीड़ा ही पनपते हैं। ये आपका दूसरा फ्लैट ग्रेन बीटल है और एक ये ग्रेन मॉथ है जो आपको पता, ये भी बहुत कॉमन है। ये आपके कोई भी अनाज में उड़ने वाला कीड़ा है ये और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और ये पनपता भी बहुत जल्दी है। ज़्यादातर जो कीड़े हैं ये आपको पता होगा कि 31 से 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच में ये ज़्यादा पनपते हैं। जहाँ जैसे ही 31 से टेम्परेचर से 30 डिग्री के आसपास, 31 के आसपास पहुंचेगा टेम्परेचर, तो ये कीड़े जो है पनपना शुरू कर देते हैं और हमें इनसे सावधान रहने चाहिए। अगर क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़े तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे ग्रेन को खराब करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हमें कोई ना कोई कीटनाशक दवाई ऐसी जो ह्यूमन बींग्स के लिए नुकसान न पहुंचाए और हमारे ग्रेन को बचा के रखे, तो ऐसे हमें कीटनाशक दवाइयों को यूज़ करना है। दूसरे हमें जो मेन चीज़ है, हमें यूज़ करना है रोडेंटिसाइड्स, जो वैसे चूहों से बचाना। हमें ग्रेन जो है काफ़ी नुकसान होता है, करीब 6 से 8% तक हमारा भारतवर्ष में ग्रेन जो है चूहों से चूहे नुकसान पहुंचाते हैं हमारे ग्रेन को। तो उनसे बचने के लिए इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। फॉस्फीन गैस फ्यूमिगेशन करते हैं और या अल्मोनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स, पैलेट्स बोलते हैं उनको, जिंक फॉस्फाइड टैबलेट या बेरियम कार्बोनेट टैबलेट। इन तीनों से जो है हमें चूहों से बचत होती है और चूहे जो हैं हमारे अनाज को नुकसान नहीं पहुंचा पाते अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो। उसके बाद आपको जो है ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के बारे में यूनिट 8 में बताया जाता है। इसमें आपको यूनिट पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि ग्रेडिंग और सॉर्टिंग क्या होती है, क्योंकि ग्रेडिंग हर स्टेज पे कॉमन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैडी को ग्रेड नहीं करते तो आपको पता लगेगा कि आपके जो बाजार में आपने पैडी खरीदा है वो कभी छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई लंबा है। तो उसमें आपको जो मिलिंग मशीनरी है उसमें आपको एडजस्टमेंट के बहुत ही मुश्किल होगी। अगर आपने ग्रेड कर दिया पैडी को, आपने सॉर्टिंग कर दी पैडी की, तो आप उसको जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म सेटिंग करने के बाद मशीन को, उसको आप बहुत अच्छी एफिशिएंसी से मशीन चला सकते हैं। उसमें जो उसकी आपकी एनर्जी भी कम खर्च होगी और आपकी जो आउटपुट होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो आप इसके बाद आपको बताया जाता है यूनिट 9 में प्लांट लेआउट, क्योंकि आपने कभी किसी आदमी ने मिल लगाना है अपना, तो उसको किस यूनिट को, किस इक्विपमेंट को, किस अपने प्रोसेस को किस जगह रखना है, इसके बारे में बताया जाता है। कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी लेना, मतलब यह है कि प्रोसेस में ऐसा होना चाहिए ताकि ना आपको लगे कि कोई हमारी एफिशिएंसी को कम कर रहा है, कोई चीज़ हमारी रुकावट आ रही है मिलिंग ऑपरेशन में। तो इस तरीके से उसको ऐसा प्रोसेस लेआउट के बारे में बताया जाता है कि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के बारे में इस यूनिट में बताया गया है। इसके बाद आपको बताया जाएगा राइस मिलिंग टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। इससे आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपके सारी ये जो सत्र है इस यूनिट का, जो इस पूरे कोर्स 5 का जो सत्र है इसमें दिया गया है और इसमें क्या क्या मशीनरी यूज होती है, क्या क्या आपकी प्रोसेस होती है, पहले क्या प्रोसेस होती है, बाद में क्या होती है, और जो हमारी टूटन निकलेगी उसका क्या करना है, हमें जो ब्रांड निकलेगी उसका क्या करना है, इसका हस निकलेगी उसका क्या करना है, उसमें कौन सी मशीन यूज होगी वो उसको करने के लिए, और बाद में जब हमारी राइस पॉलिश होकर निकलेगी फाइनली, तो उसको क्या किस मटेरियल में पैक करना है और कैसे उसको मार्केटिंग करनी है।
इसके बारे में सब इस वाले यूनिट में बताया गया है। और आपको आप देखिए इसमें, क्योंकि ये जो दिखाया गया है पहले आपको ग्रेन जो धान है, धान का जो स्ट्रक्चर है ये बताया गया है इसके अंदर। धान के अंदर क्या क्या चीज होती है, एंडोस्पर्म होती है, जर्म होता है, हस्क होती है, ब्रैन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको आप अगर जब समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो पूरी मिलिंग प्रोसेस है, वो मिलिंग प्रोसेस भी आपको एकदम समझ में जल्दी आ जाएगी अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो। क्योंकि हमें क्या करना है, पहले हस्क निकालना है, फिर ब्रैन निकालना है, और एंडोस्पर्म को हमें छेड़ना नहीं है। एंडोस्पर्म जो है मेन खाने की चीज़ है, और एंडोस्पर्म को ज़्यादा निकालने से मिलिंग प्रोसेस में हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ब्रैन में ही थोड़ा तेल होता है, जो भी तेल होता है। तो ये आपको पता लगेगा कि आप 7% से ज़्यादा अगर डिग्री ऑफ पॉलिश देंगे तो आपको बाकी एंडोस्पर्म मिलेगा। और एंडोस्पर्म का कोई यूज़ नहीं होता है। एंडोस्पर्म आपकी बल्कि यील्ड को कम करेगा और आपके ऑयल कंटेंट जो ब्रैन में होती है उसको भी कम करेगा। तो आप देखिए ये प्रोसेस जो है राइस मिलिंग की, ये प्रोसेस है मेन। इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्लीनिंग, डीहस्किंग, सेपरेशन, वाइटनिंग और ग्रेडिंग। इसमें आपको पता लगेगा कि अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स इसके आते हैं। इनको मैकेनिकल प्रोसेस, अभी पहले क्या होता था आपको पता होगा शायद कि 50-60 साल पहले इसमें खाली एक ही इक्विपमेंट होता था, सारी प्रोसेस को करता था। लेकिन अब ज़माना बदल गया है और हमारे यहाँ राइस मिल मशीनरी बहुत लोग बनाने लग गए हैं। कम से कम 300-400 लोग राइस मिल मशीनरी बना रहे हैं इंडिया में, और एक से एक अच्छी मशीनरी बना रहे हैं, जिससे हमारी जो है इंडस्ट्री बहुत प्रगति पे है। और हमारे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ से काफ़ी चावल एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और उसके लिए हम लोगों को ये राइस मिल मशीनरी वालों को ये जानकारी देते रहते हैं कि आप लोग इस मशीनरी में ऐसे डेवलपमेंट करो, इस तरीके का इम्प्रूवमेंट करो, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो आपको आगे बताएं कि ये क्लीनर पहली प्रोसेस क्लीनर होता है, जिसमें आपको जो भी है स्मॉल इम्प्योरिटी जैसे अशुद्धियाँ होती हैं उनको निकालने में आपको मदद मिलेगी इस मशीन के द्वारा। उसके बाद आपका ये डी स्टोनर है, जिसमें खाली स्टोन्स निकालते हैं, छोटे बड़े स्टोन्स निकालने की क्षमता होती है। तीसरा आपका होता है मैग्नेटिक सेपरेटर, जिसमें आपको जो है मेटल के जो पार्ट्स होते हैं, मेटल के पार्ट्स को निकालने के लिए इसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है। जैसे ही इसके थ्रू में धान पास होता है, जिसमें जो मेटल के पार्ट्स होते हैं, जैसे कील है, कोई लोहे की चीज़ है, तो उसमें चिपक जाएगी और बाकी आपको पैडी जो है क्लीन पैडी आगे चली जाएगी मिल प्रोसेस के लिए। क्योंकि मिल प्रोसेस में अगर आपकी लोहे की चीज़ जाती है तो वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट ये है रबर रोल शेलर। इसमें आपको पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, पहला इक्विपमेंट यही होता है क्लीनर के बाद। इसमें आपको पैडी को हस्क निकालने में मदद करता है। एक इसमें रोल जो है, दो रोल होते हैं, एक रोल चलता है इसमें 750 आरपीएम पे, वो क्लॉकवाइज चलता है, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज जो 1000 आरपीएम पे चलता है। इनके रिलेटिव स्पीड की वजह से तो इसमें पैडी की डीहस्किंग पॉसिबल हो जाती है। इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, इसकी एफिशिएंसी करीब 85% होती है, और इसको 85% एफिशिएंसी को बहुत हाई मानते हैं हम लोग। क्योंकि उसमें ये 85% का मतलब ये है कि इसमें अगर हम 100 दाने डालें पैडी के तो 85% तो डीहस्क हो जाएंगे और 15% फिर भी रह जाते हैं। और इसमें इक्विपमेंट में ये फैसिलिटी होती है कि हस्क अलग हो जाता है, और आपको पैडी और ब्राउन राइस, इसमें जो हस्क निकल जाता है उसको ब्राउन राइस बोलते हैं, वो आपको इकट्ठा मिलेगा, जिसको आप सेपरेट करके सेपरेशन में आगे हम बताएंगे आपको इक्विपमेंट है उसका अलग से। ये हस्क सेपरेशन की ये डिश शेलर की है, ये भी एक शेलर है। वो एक रबर रोल शेलर था, ये डिश शेलर है। इसमें भी हस्क निकालने की मशीन है ये। आगे आपको ये हस्क सेपरेशन की प्रोसेस है ये, जिसमें वाइब्रेटिंग सीव्स और ब्लोअर लगे हुए हैं। और जब हमने बताया आपको 85% एफिशिएंसी होती है, तो उसमें आपको कुछ पैडी मिलेगी, कुछ राइस मिलेगा। तो उनको कैसे अलग अलग किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि राइस की जो ब्राउन राइस की जो बल्क डेंसिटी है 48 पाउंड पर क्यूबिक फीट होती है, पैडी की होती है 36 पाउंड पर क्यूबिक फीट। इसकी वजह से इसको हम सेपरेशन कर सकते हैं, और पैडी अलग हो जाती है और ब्राउन राइस अलग हो जाता है इस मशीन के द्वारा। इसमें दो टाइप के हैं, कंपार्टमेंट टाइप होता है, एक ट्रे टाइप होता है। ये ट्रे टाइप है, जिसमें आपको जो है अलग अलग, एक तरफ से आपको पैडी निकल आएगी, एक तरफ से आपकी ब्राउन राइस निकल आएगी। उस ब्राउन राइस को तो हम भेजेंगे आगे पॉलिशिंग करने के लिए, लेकिन जो पैडी निकलेगा उसको वापस हम डीहस्कर में भेज देते हैं।
उसके बाद आप देखेंगे ये पॉलिशिंग की मशीन है, कोन पॉलिशर है। कई लोग कोन पॉलिशर यूज़ करते हैं, कई लोग हॉरिजॉन्टल पॉलिशर यूज़ करते हैं, एमरी पॉलिशर। इसमें मशीन के अंदर अलग अलग डिपेंड करता है, जैसे आपकी मिल है उस हिसाब से ही आपका जो है उसमें इक्विपमेंट होगा। कई लोगों के पुराने मिल जो है उसमें तो वर्टिकल पॉलिशर है, और कुछ जो मॉडर्न मिल्स हैं उसमें हॉरिजॉन्टल पॉलिशर्स है। ये आपको अगला जो यूनिट दिखाया जा रहा है ये फ्रिक्शन पॉलिशर है। एमरी पॉलिशर एक होता है जिसमें एमरी लगी होती है, फ्रिक्शन पॉलिशर खाली स्टील रोल का होता है जो फाइनल फिनिश देता है राइस को। आपको पॉलिशिंग की जो है फाइनल स्टेज होती है वो उसमें फ्रिक्शन पॉलिशर देते हैं। ये आप जब पॉलिश करते हैं या ब्रांड निकालते हैं तो उसको ब्रांड को अलग इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि ब्रांड बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। उसको इकट्ठा करने के लिए अलग से मशीन बनी हुई है, ये प्रोसेस है इसका। और उसके बाद जब हमें थोड़ा सा, तो इसमें हर राइस में ऐसी कोई राइस नहीं है जो टूटे ना थोड़ा सा भी। जब भी आप पॉलिश करेंगे, डीहस्क करेंगे, कुछ भी प्रोसेस उसमें लगाएंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा टूट जाता है। तो जो टूटता है उसको हमें अलग करना होता है, टूटन को। इसको ट्रिगर सिलेंडर के द्वारा ही इसको अलग करते हैं। और फाइनली आजकल बहुत ये जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं इनको कंपलसरी है कि कलर ग्रेडर सॉर्टर लगाना। इसका क्या प्रोसेस है कि हर राइस एक कलर का होना चाहिए, चाहे वाइट हो चाहे ब्राउन हो, वाइट कम वाइट हो ज़्यादा वाइट हो, तो एक तरीके का राइस होगा। ये जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए ये मशीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसको प्रिंसिपल पे काम करती है। ये एक मशीन ये 40 लाख रुपए की आती है, पूरी मिल 50-60 लाख की आएगी, लेकिन ये एक इक्विपमेंट 40 लाख रुपए का आता है। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए ज़रूरी है, हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। दूसरा आपको दिखा दें, ये आप देखेंगे जो हमने पहले दिखाया था डी स्टोनर, जिसमें स्टोन रिमूव करते हैं, ये एक मशीन है। दूसरा ये रबर रोल डीहस्कर है, जिसको आपने कभी मिल में किसी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये रबर रोल डीहस्कर इस तरीके का दिखता है, जिसमें हस्क और ब्राउन राइस बनता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर है, जिसमें क्या कहता है, क्योंकि धान की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होती है, चावल की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होती है, उन प्रिंसिपल को लेके और ये प्रोसेस को सेपरेट कर देता है। ये एक मशीन है जो मिल के अंदर ही होती है। ये ग्रेडर है जो आपके राइस को ग्रेड कर देता है। जो छोटा टूटा राइस जो है वो अलग कर देगा, बड़ा टूटन अलग कर देगा, और जो पूरा ग्रेन है वो अलग कर देगा, क्योंकि पूरे ग्रेन की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए ये आप देखिए, जो हमने कलर सॉर्टर की बात की थी, ये कलर सॉर्टर है। इसमें अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं। इस प्रोसेस में आपको जो है ये राइस जो है हर कलर का राइस, अब कम वाइट चाहिए कम वाइट का निकाल देगा एक, लेकिन सब राइस का पूरा राइस का जो कलर होगा एक जैसा ही होगा, ताकि अगर आप पैक करेंगे पॉली पैक में या पॉलीप्रोपिलीन पैक में, तो आपको लगेगा कि राइस की क्वालिटी और मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, ये आपको यूनिट 11 में बताया जाएगा राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें क्या है कि आपको क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं राइस से। राइस से आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स बनते हैं, राइस फ्लेक्स बनते हैं, पफ्ड राइस बनता है, क्विक कुकिंग राइस बनता है। क्विक कुकिंग राइस ऐसा है जो आपको जैसे 1 मिनट के अंदर आपने खाली गर्म पानी डाला तो राइस आपको तैयार होगा खाने के लिए, जो क्विक कुकिंग राइस बोलते हैं। दूसरा फोर्टिफाइड राइस होता है। फोर्टिफाइड राइस होता है जिसको हमें अलग से न्यूट्रिएंट्स या वाइटामिन डाल के उसको फोर्टिफाई करते हैं, उसको हमें शक्ति उसकी बढ़ाते हैं, ताकि उसमें जो बच्चों को न्यूट्रिएंट्स मिले तो सब सारे मिल जाए। तीसरा, आपको राइस बेस्ड इन्फेंट और बेबी फूड्स मिलते हैं, जिसमें भी और अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं। दूसरे फर्मेंटेड राइस प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इडली, डोसा, ढोकला, इनको भी प्रोडक्ट्स बनाने के तरीके सिखाए और बताए गए हैं। और फिर राइस नूडल्स एंड पेस्टा प्रोडक्ट्स, जो राइस नूडल्स आके बहुत पॉपुलर है, जल्दी से कुक हो जाते हैं, लाइट होता है और इसको मार्केट में बहुत पॉपुलर है, बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये इसके बनाने की प्रक्रिया भी इसमें आपको बताई गई है। इसके बाद हमारे जो हैं बाई प्रोडक्ट्स राइस मिलिंग के क्या क्या होते हैं, राइस ब्रोकन्स, राइस ब्रांड, राइस हस्क के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा कि अभी हमने आपको पहले बता दिया है कि राइस ब्रोकन्स जरूर निकलेंगे। आप कोई ऐसी मिल नहीं है दुनिया में जिसमें राइस ब्रोकन्स न निकले। किसी में 10% निकलेंगे, किसी में 5% निकलेंगे, किसी में 20% निकलेंगे, किसी में 25% निकलते हैं, क्योंकि इसको डिपेंड करता है कि आपकी पैडी की क्वालिटी कैसी है।
अगर आपकी पैडी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको पता लगेगा कि उसमें टूटन ज़्यादा है। अगर पैडी की क्वालिटी अच्छी है तो आपको टूटन कम मिलेगी। तीसरा जो पॉइंट है कि अगर आप पैडी परबॉइल कर देते हैं, पैडी परबॉइलिंग कर देते हैं तो उसमें टूटन और भी कम होती है, 10% के हिसाब से होती है। तो ये सब इस यूनिट में बताया गया है और इनका क्या क्या यूज़ है ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको राइस ब्रांड के बारे में बताया गया है यूनिट 13 में। राइस ब्रांड जो है आपको पता होगा कि जैसे हम पॉलिश करते हैं तो हमें राइस ब्रांड मिलता है। इसको हम अपने इसको बहुत इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट मानते हैं मिलिंग प्रोसेस का, और बहुत कॉस्टली प्रोसेस है ये। और इसको राइस ब्रांड में आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इसमें 15 से 20% तक तेल होता है, और जो तेल हम इसमें निकालते हैं वो उसको अगर रिफाइन करें और हम उसमें आम खाने में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही न्यूट्रिएंट और बहुत ही अच्छा इसको ऑयल मानते हैं, क्योंकि इसमें जितने न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए इसको हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल करीब 5 लाख टन राइस ब्रांड ऑयल बनता है इंडिया में, इसमें से 4,50,000 टन एडिबल और 50,000 टन नॉन एडिबल निकलता है। और पहले ये उल्टा था, नॉन एडिबल जो होता था वो 4,50,000 होता था, लेकिन अब आजकल क्योंकि जितनी राइस रिफाइनरी लग गई हैं और प्रोसेस इतनी अच्छी हो गई है तो आजकल और तेल की डिमांड बहुत अच्छी हो गई है, तो इससे राइस ब्रांड से हमको तेल निकालने के कारखाने बहुत लग गए हैं। ये देखिए राइस ब्रांड में क्या क्या चीज़ होती है। इसमें अगर हम इसका मास बैलेंस बोलते हैं इसको, कि 100 पैडी होगा तो हेड राइस कितना होगा, ब्रोकन राइस कितना होगा, ब्रांड कितना होगा, मिल्ड राइस कितना होगा, हस्क कितना होगा, ये आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। और राइस ब्रांड से हमें ये आप देखिए, कभी आपने राइस ब्रांड देखा हो तो इस तरीके से राइस ब्रांड निकल जाएगा। हाँ। और ये राइस ब्रांड के क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं ये आपको दिखाए गए हैं इसमें। फिर आपको राइस ब्रांड से क्या क्या चीज़ बन सकती है, क्या क्या चीज़ हो सकती है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप राइस ब्रांड के क्रूड राइस ब्रांड ऑयल से क्या क्या चीज़ निकल सकती है ये आपको दिखाया गया है इसमें। फिर राइस ब्रांड के बारे में कितना प्रोडक्शन है, क्या है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। राइस हस्क के बारे में जानकारी दी गई है, और कितना मॉइस्चर है, कितना सेलुलोज है, कितना नाइट्रोजन फ्री एक्सर, कितना ऐश है, कितनी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है 2500 कैलोरीज पर ग्राम होती है, किलोग्राम होती है। और ज़्यादातर राइस हस्क जो है फ्यूल की तरह यूज़ होता है। और इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे, जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और करने के बाद आपको पूरे कोर्स के बारे में अगर पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो आपको राइस मिलिंग की पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर हमारे साथ हैं। सर ने आपको पूरी बहुत ज़्यादा जानकारी दी कि चावल का क्या उपयोग है हमारी लाइफ में, कितना हम इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एलोंगिनेशन रेशो क्या है, क्वालिटी ऑफ राइस क्या है, और पार बॉइलिंग से क्या फ़ायदा होता है चावल को, एंड कुकिंग टाइम क्या है, कुकिंग क्वालिटी क्या है। यदि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपके कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं सर से। नहीं तो मैं यहाँ पे सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर ने इतना डिटेल में हमें इस सब्जेक्ट को बताया, जो मिनिमम चीज़ें थी उनके बारे में भी इतना डिटेल में हमसे डिस्कस किया। इसी के साथ मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।